दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बस हम इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। लेते हैं हम फटाफट से हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो बस मैंने आपका टाइम शुरू कर दिया है। आपको आंसर देना है कि हमारे राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था। कोटसर, बीकानेर, जोहड़बीर, बीकानेर, बीसलपुर, टोंक, केवलादेव, भरतपुर। फटाफट से आंसर दे देना है आपको। टाइम आपका सीमित है, 20 सेकंड आपको मिलते हैं, और इस 20 सेकंड में आपको सब कुछ अपना यहाँ पर लगा देना है। आंसर दे दीजिए फटाफट से, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जोहड़बीड़ में। जोहड़बीड़ गिद्ध संरक्षण ये 2006 में प्रारंभ हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना हरियाणा से, और हमारे राजस्थान में जोहड़बीड़ में इसे प्रारंभ किया गया था। और गिद्ध संरक्षण के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि मुंबई में है, उसके द्वारा ये प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक पार्क कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये बताना है कि हमारे भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का पहला राष्ट्रीय वानस्पतिक पार्क कौन सा है, जो कि हमारे राजस्थान में स्थापित है। जमुआ रामगढ़, समत्सर, कोटसर, माचिया सफारी, संजय उद्यान। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक पार्क कौन सा है, तो दोस्तों पहला जो पार्क है वो है हमारा माचिया सफारी, और ये पड़ता है जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? टाइम में आपका शुरू कर दिया है मैंने। आपको ये बताना है कि हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा अभयारण्य है। आंसर दे दीजिए फटाफट से। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, सरिस्का, केवलादेव, जोहड़बीड़। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा अभयारण्य राजस्थान में बनाता है। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। क्या इसका आंसर होना चाहिए? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो है हमारा अभयारण्य, वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में शीत भंडार गृह तथा मंडी निर्माण के लिए समर्पित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था है जो शीत भंडारण के कार्य करती है और मंडी निर्माण के भी कार्य करती है। कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से दे दीजिए। क्या होगा आपका आंसर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या राइट आंसर है आपका। तो दोस्तों टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि यहाँ बात करें हम कि शीत भंडार के लिए, भंडारण और मंडी निर्माण के लिए जो समर्पित संस्थान है राजस्थान में, वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है आपका। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए कि पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश, या लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी, या शेखावटी अंतर प्रवाह का प्रदेश। इनमें से कौन है जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। टाइम हो गया आपका। चलो दोस्तों यदि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश पर, तो ये पश्चिमी शुष्क जो कृषि जलवायु प्रदेश है, ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ये। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं इस कृषि जलवायु प्रदेश की, तो ये आता है जैसलमेर में आता है, बीकानेर में आता है, और चूरू का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। और इसका जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है, ये ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ मिलता है? हमें लूणकरणसर बीकानेर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में शुष्क कृषि की तीव्रता वाले जिले हैं। कहने का अर्थ है कि राजस्थान में उपयुक्त ये जो जिले दिए गए हैं आपको नीचे, इनमें से कौन से वे जिले हैं जहाँ पे शुष्क कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है? टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। आंसर आपको फटाफट से देना है कि राजस्थान में शुष्क कृषि की तीव्रता वाले जिले कौन से हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर,
चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। बहुत ही कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, ऑप्शन लगभग एक जैसे से हैं, तो यहाँ पे आंसर देना जरूरी हो जाता है सही कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका सीमित है, जल्दी से जल्दी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान में शुष्क कृषि की सर्वाधिक जो तीव्रता है वो कहाँ है, तो दो जिले हमें मिलते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान के वे जिले हैं जहां शुष्क कृषि की सबसे ज्यादा तीव्रता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बागानी फसल है, वाव वाव वाव, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पहचानना है कि इनमें से बागानी फसल कौन है। कपास, मूंगफली, चावल, ज्वार। कपास, मूंगफली, चावल, ज्वार। बताना है आपको कि इनमें से बागानी या आप कह सकते हैं बागाती कौन सी फसल है। कपास है, मूंगफली है, चावल है या ज्वार है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। यदि हम बात करें कि कौन है बागाती, तो दोस्तों कपास जो फसल है वो बागाती फसल है या बागानी फसल है। अब बागाती हम कहते किसे हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बागाती फसल हम उस फसल को कहते हैं, ध्यान से सुनना, बागाती हम उस फसल को कहते हैं जिसे बार बार में रोपा जाना होता है। ठीक है, मूंगफली एक तिलहन है, चावल एक खाद्यान्न फसल है, ज्वार भी एक खाद्यान्न फसल है, कपास वैसे व्यापारिक फसल है लेकिन बोए जाने के आधार पर एक बागाती फसल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य के साथ नहीं लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि राजस्थान के वे जिले बताने हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए कि कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। इनको हम आंतरिक जिलों की संज्ञा भी देते हैं। तो दोस्तों इनकी जो संख्या है वो है क्या है, 8 है ना। ये 8 को हम एक सूत्र से याद रख सकते हैं, ना पा जो आ टा बू रा दो, है ना। यानी कि नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, इसके अलावा फिर ना पा जो आटा, है ना ठीक है, टोंक हो जाएगा। उसके बाद बूंदी, राजसमंद और दौसा, ये ज़िले हैं, कुछ 8 ज़िले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे लेते हैं हमारा क्वेश्चन। राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर है या अजमेर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आप विनर बनिए। अपना आंसर देने का मतलब पहली बार आंसर देने का, कोई इनाम विनाम मैं अभी नहीं देने वाला हूं आपको, बट मैं शाबाशी आपको बहुत सारी दे सकता हूं। ठीक है, बट आपको आंसर बताना है कि प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित हुआ है। तो अभी ये स्थापित है हमारे जयपुर जिले में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस विद्वान ने सूखा अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल संरक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उससे रिलेटेड है। आपको बताना है कि अकाल और सूखे को प्राकृतिक रोग बताने वाले कौन थे। कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, प्रोफेसर वीएन मिश्रा और डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कर्नल जेम्स टोड है। अकाल को इन्होंने प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी हमारे राजस्थान के संदर्भ में। आगे बात करते हैं कि तो चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है। आपको ये आंसर देना है कि जो चक्रवात हैं उन चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है। घड़ी की सुई के विपरीत, लंबवत, घड़ी की सुई के अनुसार या त्रियक। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चक्रवात जब उत्तर गोलार्ध में होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिकेन क्या है।
इजी क्वेश्चन है, आपको टाइम में शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा यहाँ पे। आप फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हरिकेन क्या है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम है, या किसी प्रति चक्रवात का नाम है, या फिर कोई वाताग्र है, हम किसे कहेंगे हरिकेन। आंसर दे दीजिए फटाफट से, टाइम आपका समाप्त तो हो गया है। दोस्तों हरिकेन क्या है, कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में, अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है ये। तो कैरेबियन सागर का जो दक्षिण यानी कि मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण में कैरेबियन सागर में ये चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए बताना है, लेकिन आपको ये कि चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत देने वाले कौन थे। बर्कनीज थे, लैम्पर्ट तथा शाह थे, या वैगनर थे, या डेविस थे। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया था। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। बर्कनीज, लैम्पर्ट और शाह, वैगनर और डेविस, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। लैम्पर्ट और शाह ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखो एक ग्रुप दिया हुआ है नीचे, आपको उस ग्रुप के अकॉर्डिंग वो ग्रुप चूज करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश और वो कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो मैं टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर कौन है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मेघालय। तो दोस्तों इसका तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा। इसमें जो राइट आंसर है वो होगा नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतलज व काली नदियों के बीच की भूआकृति का भाग जो विस्तृत है वो क्या कहलाता है। टाइम में शुरू कर रहा हूँ आपका। आपको बताना है कि दोस्तों हमारे भारत में सतलज नदी से काली नदी तक है ना, सतलज नदी से काली नदी तक हिमालय का कुछ भाग विस्तृत है, उसे क्या कहेंगे। हिमाचल कहोगे, या उप हिमालय कहोगे, या कुमायूं कहोगे, या नेपाल हिमालय कहोगे। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा सतलज व काली नदियों के बीच जो भूआकृतिक भाग है उसको हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका जो भूआकृतिक भाग है इसको हम बोलेंगे कुमायूं कहलाएगा, है ना। जैसे हमारे भारत में होता है कि ये नदी है जैसे सिंधु से सतलज तक पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, ये वाला जो सतलज से काली तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, कुमायूं कहलाता है। काली से तिस्ता वाला नेपाल कहलाता है, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला असम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हीलर द्वीप है, क्या द्वीप है दोस्तों, है ना। व्हीलर द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप वही द्वीप है जिसको अब्दुल कलाम द्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, अब्दुल कलाम आइलैंड भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आंसर आपको क्या देना है, आंसर ये देना है कि जो व्हीलर द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है। दूरस्थ द्वीप, दूरस्थ द्वीप का मतलब है कि सागर जो तट है उससे दूर स्थित, जैसे अंडमान निकोबार है ऐसा द्वीप है। या कांप मिट्टी से निर्मित है, यानी नदियां जब बहाकर मिट्टी लेकर आती है तो उस मिट्टी के जमाव से एक द्वीप बन जाता है, वैसा द्वीप है। या कोई पर्वतीय द्वीप है, पर्वतीय द्वीप का मतलब जैसे अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है वो, बाकी संपूर्ण अंडमान निकोबार एक पर्वतीय द्वीप ही है, ज्वालामुखी से निर्मित है। दूसरा एक प्रवाल द्वीप है जैसे कि हमारा लक्षद्वीप है। तो आपको इसमें यह बताना है कि व्हीलर किस प्रकार का द्वीप है। तो उसका जो दोस्तों राइट आंसर होता है वो होगा कि ये कांप में जो मृदा है उससे निर्मित द्वीप है। हमारी जो महानदी है उड़ीसा में, उस महानदी के मुहाने पर इन द्वीपों का निर्माण कांप मृदा से हुआ है, और इसमें दो द्वीप आते हैं, एक शॉर्ट और एक व्हीलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां मिट्टी को प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वो कौन सा प्रदेश कहलाता है। टाइम में आपका शुरू कर रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जहां पे मिट्टी प्राकृतिक रूप से हर वर्ष नवीन मृदा लेकर आती है वैसा प्रदेश क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या होगा, भाबर, तराई, बांगर या खादर। जल्दी से, टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, खादर। यानी कि सिंपल आप याद रखिए, नवीन मृदा के जो प्रदेश होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम खादर कहते
हैं, और जो पुरानी मृदा के प्रदेश होते हैं उनको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर बांध कहाँ है? मोरवन नदी पर, माही नदी पर, चंबल पर, बनास पर। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, दे दो। जवाहर सागर मोरवन नदी पर है, माही नदी पर है, चंबल पर है या बनास पर है? टाइम फटाफट से समाप्त हो रहा है, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? टाइम आपका समाप्त हो रहा है, टाइम समाप्त हो गया है। तो अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि जवाहर सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो ये जवाहर सागर बांध कहाँ है? ये बोरावास टोंक में है, और टोंक में है ये बांध। बोरावास में ध्यान रखना है, बोरावास कोट्टा में, सॉरी टोंक में कहाँ, बोरावास कोट्टा में ये बांध है जवाहर सागर चंबल नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं क्या कहलाती हैं? टाइम आपका शुरू हो चुका है, आप आंसर देना है कि वे हवाएं जो प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, वर्ष भर एक ही दिशा में कंटिन्यू सतत चलती रहती हैं क्या कहलाती हैं? अनिश्चित, मौसमी, प्रचलित या स्थानीय? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। टाइम आपका हो गया। दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो वे हवाएं जो प्रतिवर्ष यानी पूरे वर्ष भर एक निश्चित स्थान पर निश्चित दिशा में चलती हैं तो हम उनको प्रचलित पवन कहते हैं, है ना। स्थानीय पवन नहीं होता, स्थानीय पवन एक विशेष स्थिति होती है जो एक विशेष ऋतु में ही उत्पन्न होती हैं एक स्थान विशेष पर। मौसमी पवनें मौसम विशेष में चलती हैं, और अनिश्चित तो कोई पवन होती ही नहीं है, स्थानीय पवनें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोलड्रम पेटी पाई जाती है, इजी क्वेश्चन है, टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं। आपको आप बता दो कि डोलड्रम पेटी हम किसे कहते हैं और इसका विस्तार कहाँ है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि डोलड्रम जो पेटी है वो कहाँ पाई जाती है। डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ है? भूमध्य रेखा के पास है, कर्क रेखा के पास है, या मकर रेखा के पास है, या आर्कटिक रेखा के पास है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। डोलड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। डोलड्रम को हम शांत पेटी भी कहते हैं और ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला उद्यान कौन सा जीव संरक्षित? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। विक्रमशिला जो है ना ये गंगा नदी पर है। अब आपको मैंने हिंट दे दी है, अब आपको बताना है कि ये किसके लिए है। डॉल्फिन के लिए है, या शार्क के लिए, या एलिगेटर के लिए, या महशीर मछली के लिए? तो दोस्तों इनमें से दो चीज़ों के लिए हो सकता है, एक डॉल्फिन एक महशीर। अब आपको ये बताना है कि गंगा पर है तो विशेष किसके लिए हो सकता है। तो राइट आंसर है ये विक्रमशिला जो है ये किसके लिए है दोस्तों? डॉल्फिन के लिए है। आगे बढ़ते हैं। सारे देश की घड़ियाँ जिस मान्य समय के अनुसार चलती हैं उसको क्या कहते हैं? वाह क्या मस्त वाला क्वेश्चन है, बताओ जरा। सारे देश की जो घड़ियाँ हैं जिस मान्य समय के अनुसार चलती हैं उसको हम कहते क्या हैं? फटाफट से आंसर दो। स्थानीय समय, या मध्यमान, या दृष्ट समय, या प्रमाणिक समय? क्या होता है आंसर तो इसका साथ ही आ रखा है ठीक है, प्रमाणिक समय। ओके कोई बात नहीं, आंसर इसका साथ ही है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। सबसे अधिक समय कटिबंध किस देश में है? टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने। बता दीजिए कि विश्व में सबसे अधिक समय कटिबंध किस देश में है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन? आंसर दो फटाफट से कि विश्व में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध किस देश में है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन? राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दे दो। हो गया। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक समय कटिबंध, तो रूस में है 11 है और यूएसए में है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त समय कटिबंधों में समय गणना होती है। जितने भी समय कटिबंध है ना उनमें समय की गणना कहाँ से होती है? समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना होती है 180 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, या ग्रीनविच स्थान से। अब दोस्तों इसमें आपको आंसर देना है फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको एक वो है देशांतर रेखा बतानी है जहाँ से ये ऐसा यानी कि टाइम की गणना की जाती है। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है,
तो दोस्तों 0 डिग्री जो मध्याह्न रेखा होती है ना, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, वहाँ से समय की गणना की जाती है। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको ग्रीनविच स्थान भी आपके ऑप्शन में है, लेकिन दोस्तों ग्रीनविच स्थान की वैल्यू तब है जब वहाँ से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हमारा जो आंसर है वो 0 डिग्री देशांतर होगा, ना कि ग्रीनविच स्थान होगा, क्योंकि ग्रीनविच स्थान काफ़ी बड़ा है और वहाँ सिर्फ प्रेक्षणशाला से ही हमारी जो ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती है। इसलिए हमें जो आंसर देना है वो 0 डिग्री देशांतर देना है, ग्रीनविच स्थान नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तापमान विलोमता से क्या तात्पर्य है? टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि तापमान विलोमता का अर्थ क्या है। धरातल पर ताप का बढ़ना, तापमान में असमान गिरावट, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना या ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि तापमान विलोमता क्या होता है। धरातल पर ताप का बढ़ना, तापमान में असमान गिरावट, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना, ऊंचाई के साथ तापमान गिरना। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब यदि हम बात करें तापमान विलोमता से क्या अर्थ है, तो जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमें पता है कि ऊंचाई की ओर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री की दर से तापमान में कमी होती है। लेकिन जब कभी हम ऊंचाई पर जाएं और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में तापमान में कमी ना होकर वृद्धि हो, तो बस तापमान में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? तापमान विलोमता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विषुवतरेखीय प्रदेशों में दोपहर बाद होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि विषुवतरेखीय जो प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों में होने वाली जो वर्षा होती है, हर दिन दोपहर के बाद बारिश होती है, उस बारिश को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इनमें से राइट आंसर कौन होगा भाई? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे होने वाली वर्षा को, तो संवहनीय वर्षा कहते हैं दोस्तों, है ना, ध्यान रखना है। ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा को क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपेन के अनुसार ए जलवायु से क्या तात्पर्य है? फटाफट से आंसर दे दीजिए, इजी क्वेश्चन है। ए जलवायु का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, या शीत है, या टुंड्रा है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि कोपेन के अनुसार ए का शाब्दिक अर्थ क्या है, कैपिटल ए का शाब्दिक अर्थ क्या है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं, तो कोपेन के अनुसार जो ए जलवायु है उसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश का प्राचीनतम जो स्थलाकृतिक स्वरूप है वो कौन सा है? दोस्तों हमारे देश में जो प्राचीनतम स्थल रूप है वो हमें बताना है, वो कौन होगा? तो टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। हमारे देश का प्राचीनतम स्थल रूप कौन सा है? थार, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। इसमें भी उत्तर साथ ही दे रखा है यार, ये टाइप उत्तर साथ ही कर दिया उन्होंने, टाइप करने वालों ने, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो दे ही रखा है, तो दक्षिण का पठार इसका राइट आंसर है। ओके, 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए हमारे जिनका राइट आंसर साथ ही दे रखा है, तो कोई बात नहीं, चलो आपको पता तो लगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून जिस दिशा में चलता है वो क्या है? हमारे भारत में जो शीतकालीन मानसून आगे बढ़ता है वो किस ओर से किस ओर आगे बढ़ता है, वो आपको आंसर देना है। शीतकाल में बताना है आपको, स्थल से जल की ओर चलता है, या जल से स्थल की ओर चलता है, या पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, या दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि शीतकालीन मानसून किस ओर से किस ओर चलता है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि शीतकालीन मानसून किस ओर से किस ओर चलते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि शीतकालीन जो मानसून होते हैं वो स्थल से जल की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में काली मिट्टी है, विस्थापित है, या दलदली है, या लावाजन्य है, या निक्षालन जन्य है? टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो कि हमारी जो काली मृदा है, समझ रहे हैं, काली मिट्टी, वो किस प्रकार से निर्मित है? विस्थापित है, या दलदली है, या लावा से निर्मित है, या निक्षालन से निर्मित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि हमारी जो काली मृदा है वो किस प्रकार की है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो।
टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब भारत में जो काली मृदा है ना दोस्तों, वो कैसी है, लावा जन्य है ना, लावा से निर्मित है। हमारे भारत की जो काली मृदा है वो लावा से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की औसत वर्षा बतानी है। ठीक है दोस्तों, टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि राजस्थान की औसत वर्षा क्या है। 575 mm, 657 mm, 255 mm और 100 mm। यहाँ पे फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा कि हमारे राजस्थान में वर्षा का औसत क्या है। टाइम आपका सीमित है, समाप्ति हो गया, सीमित है। तो राजस्थान की जो औसत वर्षा है ना वो दोस्तों 575 mm है, यानी कि 57.51 सेंटीमीटर है। अब 57.51 सेंटीमीटर को हम 575 mm भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस हो गया, अब तो कितना आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।